Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी आपकी। चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह फर्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड रहती है। एग्जाम में यही वर्ड्स आपको एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। देन हम पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि भाई वर्ड्स ये हैं क्या। देन सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लेंगे और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जितने फॉर्मेट हो सकते हैं वोकैब के एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं, जो आपकी वोकैब की प्रिपरेशन को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे डिटेल में। एक द हिंदू का प्यारा सा एडिटोरियल लेंगे, उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आप एग्जाम में जब अनसीन पैसेज आएंगे उनको आप बहुत आसानी से टैकल्स कर सकते हो, वो आपको अच्छे से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। आगे कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहेगा जैसा कि एग्जाम में मिलता है, तो आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रहे हो। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड PQRS यानी कि पैराजंबल। हर एग्जाम में आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है इनको टैकल करना, लेकिन जब आप मेरे साथ में डेली बेसिस पर इनके प्रैक्टिस करते हो और कुछ ट्रिक्स लगाते हो, उसके बाद तो ये भी आसान हो जाते हैं और यहाँ भी इन दोनों पोर्शन में भी आप एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स सिक्योर करोगे, मेरी गारंटी है। फोर्थ पोर्शन ट्रिकी MCQs प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितनी स्टार्टिंग में आपने वोकैब पढ़ी है बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सारा समझ में आएगा, लेकिन वोकैब की नीचे रहेगी, उसको भूल सकते हो, तो आप भूले ना, उसके लिए हमने ट्रिकी MCQs बनाए हैं। उसकी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद तो चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में छप जाएंगी आपके। तो इस वाले पोर्शन को मिस ना किया करें और लास्ट में इस पोर्शन को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाया करें। बेनिफिशरीज SSC के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHSL, स्टेनो या कोई और भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें इंग्लिश आती है हर किसी को हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हो, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे NDS, ADS या CAPF, या फिर आप UPSC एस्पिरेंट्स हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, अकेली ही क्लास काफ़ी है आपकी पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन को डेली बेसिस पर बूस्ट करने के लिए। एक बहुत बड़े लेवल पर आपका डेली बेसिस पर प्रैक्टिस होती है, रिवीजन होता है, तो जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ मिल जाता है इस एक सिंगल क्लास में, तो इसको मिस ना किया करें। सुबह सुबह हो जाती है 8 से 8:30 के बीच में, तो इसको सुबह ही निपटा दिया करें। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स। और शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। ऑलराइट, चलिए भी शुरू करते हैं आप क्लास को। पहला वर्ड है थ्रोस। नाउन होता है, पीड़ा या कष्ट को बोलते हैं थ्रोस। इंटेंस और वायलेंट पेन है, स्ट्रगल है या फिर काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, उसको बोलते हैं थ्रोस। द नेशन वॉज इन द थ्रोस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। नेशन कहाँ था? वॉज इन द थ्रोस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब क्या? देश जो था वो थ्रोस में था, पीड़ा में था, कष्ट में था। किस चीज़ के? इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे वहाँ पर। एगोनी, टॉर्मेंट एंड एंग्विश तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करोगे एगोनी को, पढ़ा रखा है, टॉर्मेंट भी मार्क करिएगा और एंग्विश। तीनों वर्ड्स अच्छे, एग्जाम से बहुत उम्मीद है इनकी आने की, आए भी हैं। टॉर्मेंट तो कई बार आया, एगोनी कई बार आया है, एंग्विश की उम्मीद है। तो ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, तीनों को मार्क करेंगे। एक तरफ पीड़ा है, कष्ट है, दूसरी तरफ इसका उल्टा कंफर्ट है, रिलीफ और ईज। ठीक है, तीनों हो जाएंगे। तो आप इसमें से एगोनी, टॉर्मेंट और एंग्विश को मार्क करेंगे, तीनों वर्ड्स एग्जाम। ये जो वर्ड्स मैं मार्क कराता हूँ इनको एक अलग से सेपरेट नोटबुक बनाएंगे, उसमें लिखा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके चांस बहुत ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के। ये जो मैं वर्ड्स डेली के एक्सप्लेन करता हूँ और ये जो मार्क कराता हूँ, इन वर्ड्स को तो बहुत ध्यान से देखना, इनको मिस नहीं करना किसी भी कीमत पर। चलिए भाई आगे। अगला वर्ड है फर्टिलिटी। नाउन होता है उर्वरता। एबिलिटी टू प्रोड्यूस अबंडेंटली, ऐसी एबिलिटी जिसके बाद प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा ज़मीन के अंदर, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी। या किसी भी चीज़ की मान सकते हो। क्रॉप्स ऑफ स्प्रिंग या फिर आइडियाज़ का हो सकता है। निमोनिक्स देखिए, फर्टाइल सोइल होती है, मिट्टी फर्टाइल, तो वो क्या करती है? फुल ऑफ लाइफ है, उसके अंदर जीवन भरा पड़ा है, आप कोई भी उसमें फसल उगा सकते हो। फर्टिलाइजर हेल्प्स इन फर्टिलिटी, तो फर्टिलाइजर किस चीज़ में हेल्प करता है? फर्टिलिटी में हेल्प करता है। भाई फर्टिलाइजर क्या काम करेगा? फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। लैटिन वर्ड है, रूट है फर्टिलिस, इसका मतलब होता है फ्रूटफुल। जो चीज़ फ्रूटफुल बना दे किसी चीज़ को, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजर। तो फर्टिलिटी क्या है? उसकी उर्वरता, कि भाई उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि कितनी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकती है। द फर्टिलिटी ऑफ द रीजन मेक्स इट एग्रीकल्चरली रिच। जो फर्टिलिटी है ना रीजन की, एक एरिया है, उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उर्वरता है, उपजता है उसकी, मेक्स इट
एग्रीकल्चरली रिच, उसको कैसा बनाता है, एग्रीकल्चरली किसानी के रूप में, खेती के रूप में उसको रिच बनाता है। जैसे पंजाब है तो पंजाब क्या है, एग्रीकल्चरली रिच है, फर्टिलिटी उसमें काफ़ी ज़्यादा है, फ्रूटफुलनेस, प्रोडक्टिविटी और फेकंडिटी, ठीक है, मार्कर ऑफ फेकंडिटी को, इसका भी मतलब वही है, उर्वरता से, ठीक है, फर्टिलिटी से, तीनों इसके सिनोनिम्स हो गए। एक तरफ तो भाई उर्वरता है, एबिलिटी है, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर, दूसरी तरफ बैरननेस, एकदम बंजर है, स्टेरिलिटी है और एरिडिटी है। मार्क करेंगे स्टेरिलिटी को, मार्क करेंगे एरिडिटी को, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेरिलिटी का मतलब ही होता है जहाँ पर कोई चीज़ उपज नहीं हो सकती, प्रोड्यूस नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अगला वर्ड है होवर, वर्ब होता है मंडराने को बोलते हैं होवर करना। टू रिमेन सस्पेंडेड इन वन प्लेस इन द एयर, सस्पेंडेड रहना, एयर के अंदर एक ही जगह पर मंडराते रहना, ठीक है, वन प्लेस में मंडराते रहना, तो उसी को बोलते हैं होवर। द हेलीकॉप्टर होवर्ड अबव द बिल्डिंग, हेलीकॉप्टर ने कहाँ होवर करा, कहाँ मंडराया है, अबव द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर की क्या एबिलिटी होती है, किसी एक प्लेस पर वो रुक सकता है, उसकी पंखुड़ियाँ चलती रहती हैं लेकिन वो हेलीकॉप्टर एक जगह पर रुक सकता है, तो उसी को बोलते हैं होवर करना, मंडराना। लिंगर करना, फ्लोट करना, ड्रिफ्ट, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, तीनों को मार्क कर सकते हो, लिंगर, फ्लोट और ड्रिफ्ट। एक तरफ तो मंडरा रहा है एक जगह, दूसरी तरफ सेटल, डिसेंड हो चुका है, गिर चुका है, लैंड कर गया है, नीचे आ चुका है, ठीक है, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है एजिंग, अगला वर्ड है एजिंग, नाउन भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वृद्ध अवस्था या फिर बूढ़ा होना। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, ओल्ड होने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एजिंग। एज प्लस ING, एक्ट ऑफ एजिंग। भाई एज, एज क्या होती है, उम्र, एजिंग हो रही है मतलब क्या, उम्र हो रही है, उम्र बढ़ रही है, एक्ट ऑफ एजिंग। एजिंग ब्रिंग्स बोथ विजडम एंड वीकनेस, एजिंग जो बुढ़ापा है वो क्या लाता है, विजडम, बुद्धि आती है उसमें, और वीकनेस, उस कमजोरी भी आती है। तो बुढ़ा हो जाता है कोई व्यक्ति तो विजडम तो उसके अंदर आती है, विजडम क्यों आती है, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया काफ़ी। वीकनेस क्यों होती है, क्योंकि शरीर जो है अब गिरावट की तरफ बढ़ रहा है, अब शरीर कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। तो वीकनेस एंड विजडम ब्रिंग करता है क्या, एजिंग, यानी कि बढ़ती हुई उम्र। मैच्योरिंग, सेनेसेंस एंड ग्रोइंग ओल्ड, सेनेसेंस को मार्क करेंगे, सेनेसेंस का मतलब होता है वृद्ध अवस्था, ठीक है, मैच्योरिंग, सेनेसेंस को मार्क भी कर लेंगे। एक तरफ तो वृद्ध अवस्था है, बूढ़ा हो रहा है, दूसरी तरफ रेजुविनेशन, फिर से जवान हो जा रहे हैं, यूथ है और फ्रेशनेस, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। मार्क करेंगे रेजुविनेशन को, रेजुविनेट करने का मतलब होता है फिर से जीवंत होना। अगला वर्ड है सिमल्टेनियसली, एडवर्ब होता है एक साथ या फिर समकालिक, हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, उसी समय पर हो जा रहा है कोई चीज़, उसको बोलते हैं सिमल्टेनियसली। सिमिलर टाइम में अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो कैसे सिमल्टेनियस है। सिमिल का मतलब होता है टुगेदर, साथ ही हो जा रही है कोई चीज़, टुगेदर। लैटिन वर्ड है सिमल, इसका मतलब होता है टुगेदर, एट द सेम टाइम, सेम समय पर। द टू ट्रेन्स अराइव्ड सिमल्टेनियसली एट द स्टेशन, स्टेशन पर दो ट्रेन्स कब आई हैं, सिमल्टेनियसली आई हैं, मतलब क्या, एक इधर से आ गई और एक इधर से आ गई, तो दोनों ये प्लेटफॉर्म है, ये स्टेशन है, तो यहाँ पर दोनों एक साथ में आ चुकी हैं, तो सिमल्टेनियसली आई हैं, टुगेदर आई हैं, साथ में आई हैं। कॉन्करेंटली, सिंक्रोनसली और टुगेदर, मार्क करो सिंक्रोनसली को, सिंक्रोनसली का मतलब भी होता है मिलान होना, ठीक है। कॉन्करेंटली भी मार्क कर सकते हो अगर नहीं पता है तो। एक तरफ तो एक साथ आया, दूसरा सेपरेटली है, इसका उल्टा एंटोनिम रहेगा सेपरेटली, इंडिविजुअली अकेला और सक्सेसिवली, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है फूल हार्डी, एडजेक्टिव होता है अविवेकी, साहसी। रेकलेसली बोल्ड है, बहादुर है लेकिन लापरवाही से, बिना किसी बुद्धि लगाए। विदाउट थिंकिंग ऑफ डेंजर, डेंजर को सोचे बिना। फूल भी है, हार्डी भी है। भाई फूल का मतलब मूर्ख और हार्डी मतलब साहसी। देखो बहादुरी में और मूर्खता में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, तो वही चीज़ है। फुल हार्डी कौन है, मूर्ख व्यक्ति है, ब्रेव तो है, बहादुर तो है लेकिन मूर्ख है, सोचता नहीं है कि क्या हो जाएगा। हार्डी मतलब डेयरिंग है, तो कंबाइन करेंगे फूल के साथ में, तो रेकलेस भी है और ब्रेव भी है, तो मतलब क्या, फुलिशली ब्रेव। ऑल फ्रेंच वर्ड है फॉल, फॉल का मतलब होता है फुलिश और हार्डी का मतलब होता है बोल्ड, तो फुलिशली अगर कोई बोल्ड है तो वो होता है फुल हार्डी। इट वॉज फुल हार्डी टू जंप इन टू द रिवर विदाउट ए लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट के बिना रिवर में जंप लगा दी किसी व्यक्ति ने, तो ये क्या था, ये तो फुल हार्डी था, मतलब बहादुरी तो थी लेकिन मूर्खता पूर्ण थी, खुद भी डूब सकता है, दूसरे को तो बचाने कूदा होगा, खुद भी डूब सकता है। रेकलेस, रैश एंड इम्प्रूडेंट, मार्क कर लो इम्प्रूडेंट को, रेकलेस को, रैश को, रेकलेस को कर लो यार मार्क, रैश भी ठीक है, इसको भी करो। एक तरफ तो भाई अविवेकी साहसी है, उसके अंदर दिमाग नहीं लगाया, दूसरा कॉशियस है, बहुत चौकन्ना है, प्रूडेंट एंड सेंसिबल, मार्क कर लो प्रूडेंट को, ठीक है। इसमें से आप इम्प्रूडेंट भी काट दोगे तो भी चल जाएगा, आप प्रूडेंट से समझ लेना। चलिए इसका उल्टा ही है प्रूडेंट का इम्प्रूडेंट।
अगला वर्ड है लेवरेज, नाउन भी है वर्ब भी है, इसका मतलब होता है प्रभाव या फिर नियंत्रण। इन्फ्लुएंस और पावर टू अचीव समथिंग, कुछ चीज़ पाने की इन्फ्लुएंस, किस चीज़ को पाने का पावर, उसको बोलते हैं। यूजिंग ऑफ अ लीवर टू अप्लाई फोर्स, फोर्स लगाना किसी चीज़ को पाने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए। इसका एक दूसरा मीनिंग भी निकलता है एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज भी इसका मीनिंग होता है। एडवांटेज मतलब फ़ायदा लेना, लेवरेज उठाना, फ़ायदा उठाना, एडवांटेज लेना। नेक्स्ट देखिए, लेवर प्लस एज, पावर ऑफ लेवरेज। लीवर, लीवर से ऐसे मान के चलो जॉनी लीवर है, कॉमेडियन जॉनी लीवर, बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा। तो उनके जो बच्चे हैं अब उनको क्या मिलेगा, बॉलीवुड में फ़ायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। तो लेवरेज का मतलब लेवर एज, कुछ जब समय हो जाएगी उनके बच्चों की, लेवर एज, जॉनी लीवर के बच्चों की जब एज हो जाएगी तब उनको क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जॉनी लीवर का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो लेवरेज का मतलब इन्फ्लुएंस और एडवांटेज दोनों से है। लेवरेज गिव्स यू एक्स्ट्रा एडवांटेज, लेवरेज से आपको एडवांटेज मिलता है। लैटिन वर्ड है लेवर, इसका मतलब होता है लिफ्ट, उठाना। तो उठाएंगे कब भाई, फ़ायदा उठाने को ही तो बोलते हैं। इन्फ्लुएंस करना, पावर करना, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ही यूज्ड हिज कॉन्टैक्ट्स टू गेन फाइनेंशियल लेवरेज, ही यूज्ड हिज कॉन्टैक्ट, उसने अपने कॉन्टैक्ट का फ़ायदा यूज़ किया है किस चीज़ के लिए, टू गेन फाइनेंशियल लेवरेज, मतलब फाइनेंशियल फ़ायदा उठाने के लिए। इन्फ्लुएंस, एडवांटेज और क्लाउड, मार्क करो क्लाउड को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आएगा एग्जाम में ज़रूर। क्लाउड को मार्क कर लीजिए। इन्फ्लुएंस और एडवांटेज तो आपको पता है, फ़ायदे को ही बोलते हैं। एंटोनिम्स रहेंगे वीकनेस, डिसएडवांटेज एंड पावरलेसनेस। नेक्स्ट अगला वर्ड है मैसिव, एडजेक्टिव होता है, विशाल को बोलते हैं मैसिव। लार्ज, हैवी एंड सॉलिड, काफ़ी बड़ा, विशाल, हैवी, उसको बोलते हैं मैसिव। मास प्लस IVE, इव, बिग इन मास, मास होता है, मास मतलब पब्लिक मान लो, मास का मतलब पब्लिक से भी तो है। तो मास है अगर, लेकिन बहुत, मास का मतलब क्या है भाई, पब्लिक तो बहुत ज़्यादा होती है ना एक साथ में। तो मास है अगर कोई चीज़ मैसिव है तो मतलब क्या, भीड़ है। बिग इन मास, मास में अगर कोई चीज़ बड़ी है तो वो कैसी होगी, मैसिव। इमेजिन करेंगे एक मैसिव माउंटेन, तो कैसा होगा, मैसिव, मैसिव, ठीक है, मास एक इव मतलब बहुत बड़ा मास, तो वेरी बिग इन साइज, उसको बोलते हैं मैसिव। तो माउंटेन, मैसिव माउंटेन कैसा होगा, बहुत बड़ा पहाड़ होगा। मैसा का मतलब होता है बल्क, बहुत सारा, ठीक है, लैटिन वर्ड है मासा, उसी से बना है मैसिव, तो इसका मतलब होता है बल्क में बहुत सारा होना। द कंपनी फोर्स्ड मैसिव लॉसेस लास्ट ईयर, फेस्ड, द कंपनी ने फेस करा मतलब झेला है, क्या झेला है, मैसिव लॉस झेले हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पर ह्यूज लॉस झेले हैं। ह्यूज, इनॉर्मस, कोलोसल, इनॉर्मस को मार्क करो, कोलोसल को मार्क करो, दोनों एग्जाम में आ चुके हैं कई बार, अभी भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ज़रूर मिलेंगे आपको एग्जाम में, ये दोनों को मार्क करेंगे। एक तरफ विशाल है, काफ़ी बड़ा है, दूसरी तरफ टाइनी, बहुत छोटा सा है। स्मॉल है और माइन्यूट है, माइन्यूट मतलब बहुत छोटा, माइन्यूट को मार्क कर लो। नेक्स्ट अगला वर्ड है डिफाई करना, वो होता है अवज्ञा करना, चुनौती देना या फिर खारिज करना। टू रेजिस्ट ओपनली, ओपनली रेजिस्ट कर जाना, विरोध कर जाना, चैलेंज कर देना किसी एक अथॉरिटी को, उसको बोलते हैं डिफाई करना। डी प्लस फाइट, किसी चीज़ को डी कर दिया, कैंसिल कर दिया और अब फाइट कर रहा है, तो मतलब क्या, इसका मतलब है फाइट अगेंस्ट अथॉरिटी, कि भाई वो अथॉरिटी के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। डी मतलब कैंसिल कर दिया और फाइट कर रहा है, मतलब क्या, डिफाई का मतलब खारिज कर दिया है और अब वो उसके विरोध में है। द प्रोटेस्टर्स डिफाइड द गवर्नमेंट्स ऑर्डर, प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट के ऑर्डर को डी कर दिया, कैंसिल कर दिया, फाइट, ठीक है, और फाइट मतलब फाइट कर रहे हैं, अभी फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसके विरोध में है। तो डिफाई मतलब खारिज करना। रेजिस्ट, अपोज, चैलेंज, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स, इसमें से आप रेजिस्ट में कर सकते हो। एक तरफ तो अवज्ञा कर दी, ठीक है, चुनौती दे दी है, पालन नहीं कर रहे। दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, ओबे कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं चीज़ों को और सबमिट कर दे रहे हैं, तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप कंप्लाई को मार्क करेंगे, कंप्लाई का मतलब भी पालन करने से ही होता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है डिलीजेंस, नाउन होता है, परिश्रम या मेहनत को बोलते हैं डिलीजेंस। भाई मेहनत अगर आप कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, डिलीजेंस। केयरफुल एंड परसिस्टेंट एफर्ट अगर आप लगा रहे हो तो उसको बोलते हैं परिश्रम। डेलीजेंस, डेली अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो मतलब बहुत मेहनत कर रहे हो, डेली हार्ड वर्क, डेलीजेंस। डिलीजेंस मतलब दिल से, पुट योर हार्ड, अगर आपने डिलीजेंस कर रहे हो मतलब आप पूरा दिल लगाकर किसी काम को कर रहे हो, तो मतलब क्या, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, इनटू वर्क। डिलीजर का मतलब होता है टू लव या फिर चूज, आपने कोई चीज़ चुनी है तभी आप उसको प्यार करोगे और पूरी मेहनत के साथ उस काम को करोगे। सक्सेस कम्स थ्रू डिलीजेंस एंड डिसिप्लिन, सक्सेस कैसे आती है, डिलीजेंस के साथ में, मेहनत के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में आती है। हार्डवर्क, परसिस्टेंस और डेडिकेशन, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे नेग्लिजेंस, आइडलनेस और केयरलेसनेस। मार्क करेंगे परसिस्टेंस को, मार्क करेंगे आइडलनेस को, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एग्जाम में जरूर आएंगे।
अगला वर्ड है एंट्रेंच, वो होता है मजबूती से स्थापित करना, टू स्टेब्लिश फर्मली और सिक्योरली। किसी चीज़ को स्थापित करना उसी को बोलते हैं एंट्रेंच करना, और बहुत मजबूती से। द हैबिट्स ऑफ करप्शन आर डीपली एंट्रेंच इन पॉलिसी और इन पॉलिटिक्स। हैबिट जो है ना करप्शन की, जो भ्रष्टाचार की जो हैबिट्स है, आर डीपली बहुत गहराई से एंट्रेंच है, बहुत गहराई से जड़े जमाए हुए हैं पॉलिटिक्स के अंदर। एम्ड, फोर्टिफाई एंड सीमेंट, मजबूती से है, फोर्टिफाई दोनों का मतलब मजबूती से है, फोर्टिफाई सीमेंट दोनों अच्छे वर्ड्स हैं। यहाँ पर सीमेंट क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को सीमेंट से बनाते हो तो वो मजबूत हो जाती है। फोर्टिफाई करना मतलब किसी चीज़ को मजबूत करना, और एम्ड, मार्क करो एम्ड को, फोर्टिफाई, तीनों ही अच्छे वर्ड्स हो गए। तो कई बार सीमेंट आ जाएगा तो आपको उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप सीमेंट का जो आता है जो वो नहीं है, मटेरियल नहीं है ये, यहाँ पर सीमेंट का मतलब मजबूती से है। ठीक है जी, एम्ड। एक तरफ तो भाई मजबूती हो रही, दूसरी तरफ वीकन, कमज़ोर है, अपरूट एंड डिसलॉज। वीकन, अपरूट एंड डिसलॉज, माइक्रो डिसलॉज को, इसका मतलब भी वही होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना। अपरूट कर दिया, किसी की रूट को ही उखाड़ दिया। ठीक है, मार्क कर लो अपरूट को भी। तो किसी की रूट को ही उखाड़ दिया आपने, जड़ को ही उखाड़ दिया, तो वो तो कमज़ोर वैसे ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा वो वृक्ष। तो आगे हम कवर करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है विल ओ द विस्प, मृग दर्शना, झूठा सपना। विल ओ विस्प, विल ओ द विस्प, something elusive and unattainable. His dream of quick riches turned out to be a will-o'-the-wisp. उसका जो ड्रीम था ना, बहुत जल्दी अमीर बनना चाह रहा था, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। टर्न आउट टू बी, वो कैसा हो गया, will-o'-the-wisp, मतलब एक मृग तृष्णा हो गई, झूठा सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता। सिट ऑन द फेंस, निर्णय न लेना, टू अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। फेंस, सिट ऑन द फेंस, अगर किसी को फेंस, चिमनी है मान लो किसी, फेंस मतलब चिमनी, किसी फैक्ट्री की चिमनी पर अगर बैठा दिया जाए तो वहाँ से तो कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, वहाँ तो पैनिक करेगा व्यक्ति, वहाँ तो परेशान ही रहेगा भाई, धुआं ही धुआं हो जाएगा वहाँ तो, और गर्मी लगेगी ऊपर से। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या है कि कोई निर्णय ना लेना, टू अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। द मिनिस्टर केप्ट सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब मिनिस्टर ने निर्णय नहीं लिया ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दौरान। अ कोल्ड फिश, भावहीन व्यक्ति, एन अनइमोशनल और अनफ्रेंडली पर्सन। एक कोल्ड फिश है, कोई व्यक्ति अगर अनइमोशनल है, उसके अंदर इमोशंस ही नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, उसको बोलते हैं अ कोल्ड फिश। ही इज सच अ कोल्ड फिश, नेवर शोइंग फीलिंग्स। वो क्या है, एक ऐसा भावहीन व्यक्ति या अनइमोशनल व्यक्ति है, उसके अंदर कभी फीलिंग्स नहीं देखने को मिलती है। होल्ड योर हॉर्सेस, धैर्य रखो, वेट एंड बी पेशेंट। हॉर्सेस से मतलब यहाँ पर आपके सेंस से है। ठीक है, सेंसेस, आपके जो सेंसेस होते हैं उससे मतलब है। तो आपके जो सेंसेस हैं, होल्ड योर सेंसेस, अगर आपके हॉर्सेस, आपके सेंसेस आपके काबू में है तो मतलब कि आप पेशेंट हो, आपके अंदर धैर्य है। होल्ड योर हॉर्सेस, अपने धैर्य रखो, होल्ड योर हॉर्सेस, धैर्य रखो। द शो विल स्टार्ट सून, जो शो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब्स, कैरी अवे, बह जाना। बिकम सो एक्साइटेड दैट सेल्फ कंट्रोल इज लॉस्ट। कैरी अवे का मतलब होता है बह जाना, इतना एक्साइटेड हो जाना कि भाई सेल्फ कंट्रोल ही खो दिया, उसको बोलते हैं कैरी अवे। शी वॉज कैरीड अवे बाय द म्यूजिक, म्यूजिक से के बाद उसने क्या खो दिया, अपना आपा खो दिया, बह गई। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब तो सबको पता है, कंटिन्यू करना, जारी रखना, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी काम को जारी रखना। डिस्पाइट द रेन, रेन के बावजूद, दे कैरीड ऑन प्लेइंग, उन्होंने खेलना जारी रखा। कैरी आउट, देखो पहले क्या होता था कि पहले क्रिकेट में बहुत थोड़ी सी भी रेन हो जाती ना तो क्रिकेट फिर बंद हो जाता था, नहीं खेलता था। लेकिन आजकल क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो पूरा तिरपाल वगैरह बिछाकर और सारी चीज़ें कर उसको मैच को कैरी ऑन करवा देते हैं, कंटिन्यू करवा देते हैं। कैरी आउट का मतलब होता है क्रियान्वित करना, परफॉर्म करना, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना। भाई कैरी आउट अगर आप कर रहे हो कुछ काम को तो आप उसको एक्शन में ला रहे हो, उसको परफॉर्म कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो। द साइंटिस्ट कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट ने क्या कराया है, कैरी आउट करा है एक एक्सपेरिमेंट को, मतलब क्या, अमल में लाया है, उस चीज़ को परफॉर्म किया है, एग्जीक्यूट किया है। ठीक है जी, चलिए आगे। चीट ऑन, इसका तो पता होगा, धोखा देना। बी अनफेथफुल, ही चीटेड ऑन हिज पार्टनर, उसने अपने पार्टनर से के साथ में बेवफाई करी है, दगा दी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पहला है विस्क, झाड़ू जैसी चीज़, झटपट घुमाना, झाड़ू जैसी चीज़ होती है या फिर किसी चीज़ को एकदम से घुमा देना, उसको बोलते हैं विस्क करना। टू बीट और स्टिर रैपिडली, किसी चीज़ को पीटना या फिर स्टिर करना रैपिडली, बहुत तेज़ी से। शी विस्क्ड द एग्स फॉर द किक, उसने क्या करा है, एग को एकदम से स्पीड में झटपट घुमाया है। तो एग को जब हम फेंटते हैं तो कितना बहुत तेज़ी से करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं विस्प करना। बीट करना, स्टिर करना मतलब चलाना, और विप करना, तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, इसमें से आप विप को मार्क कर सकते हो, स्टिर भी ठीक है। एक तरफ झाड़ू जैसी, एक तरफ तो झटपट घुमाया जा रहा है, दूसरी तरफ रेस्ट में है,
स्टिल है और सेटल है, वैसे का वैसा रखा हुआ है, उसको नहीं चला रहे आप। तो तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला है एक्रोबैट, नट को बोलते हैं एक्रोबैट। वन हु परफॉर्म्स जिम्नास्टिक फीट्स। देखो कोई व्यक्ति है, आपने देखा होगा जिम्नास्टिक का गेम होता है, शरीर को कलाबाजी का, गांव वगैरह में आपको देखने को मिलते होंगे नट लोग, एक्रोबैट होते हैं वो। एक्रो का मतलब होता है हाइट, पहले वो हाइट पर रस्सी बांधेंगे, हाइट पर जाएंगे और फिर बैट से वहाँ पर प्ले भी कर सकते हैं, वो रस्सी के ऊपर बैट से खेल सकते हैं। मतलब क्या, वन हु प्लेज एट हाइट, जो हाइट पर जाकर के रस्सी के ऊपर केवल या फिर एक डंडे के ऊपर जो कला दिखा सकता है उसको बोलते हैं एक्रोबैट नट। द एक्रोबैट अमेज द क्राउड एट द सर्कस। सर्कस के अंदर एक्रोबैट ने, नट ने क्या करा है, अमेज किया है क्राउड को, बहुत ही एंटरटेनमेंट उनका किया है। जिम्नास्ट, परफॉर्मर और टम्बलर, मार्क करो टम्बलर को। जिम्नास्ट और परफॉर्मर का तो पता होगा, एक तरफ तो भाई नट है, कहीं भी परफॉर्म कर सकता है, और दूसरा ऑर्डिनरी पर्सन है, सिंपल। ये ऑर्डिनरी पर्सन का काम नहीं है उस पर हाइट पर जाकर के काम करना। एमेच्योर और नोविस, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, जो अभी सीखा, अनाड़ी, ठीक है। तो नोविस को आप मार्क कर सकते हो, एमेच्योर को भी मार्क कर सकते हो, जो अभी मैच्योर नहीं हुआ, वो भी बस ऐसे ही खेलता है। अगला वर्ड है वेगाबोंड, आवारा को बोलते हैं। अ पर्सन हु वेंडर्स विदाउट होम और जॉब, ना तो किसी का घर है ना कोई जॉब है, तो ऐसा व्यक्ति को बोलते हैं वेगाबोंड, वो बस घूम रहा है, भटक रहा है। वेगा का मतलब होता है वेंडर करना, और बॉन्ड, नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं है, कोई उसका घर नहीं है, कोई उसकी जॉब नहीं है, नो बॉन्ड, कुछ वो नहीं है, लेकिन फ्री, वो घूम रहा है बस ऐसे ही। वेगाबोंड लाइक ए वेगर, वेंडर मतलब वैसी आवारा की तरह घूमने को बोलते हैं वेगाबोंड। लैटिन वर्ड है वेगारी, इसका मतलब होता है वेंडर करना, घूमना, तो उसी से बना वेगाबोंड। द वेगाबोंड रोम्ड फ्रॉम सिटी टू सिटी। वेगाबोंड ने क्या करा है, रोम करा, रोम का मतलब होता है घूमना, घूमा है कहाँ, फ्रॉम सिटी टू सिटी, एक सिटी से दूसरे शहर में, शहर दर शहर भटका है वेगाबोंड, आवारा। वेंडर, नोमैड और ड्रिफ्टर, मार्क करेंगे वेंडर को, मार्क करेंगे नोमैड को, मार्क कर सकते हो ड्रिफ्टर को, तीनों ही अच्छे वर्ड्स हैं। एक तरफ तो आवारा है, घूम रहा है, दूसरी तरफ सेटलर है, सेटल हो चुका है, रेजिडेंट है कहीं का, और सिटीजन है, तीनों जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है सोजोन, अल्पकालिक निवास, अ टेम्पररी स्टे एट अ प्लेस। सोजोन, जोन का मतलब है जर्नी, JOURNEY, ठीक है, JOURNEY, जर्नी होती है। सो जोन, तो यहाँ पर जोन से बना है जर्नी। सो जोन, अगर आप जर्नी के बीच में सो गए तो आप कितनी देर के लिए सोओगे, बहुत थोड़े समय के लिए, तो एक टेम्पररी स्टे को बोलते हैं सो जोन। सो गए लेकिन जर्नी के बीच में, तो मतलब क्या, बहुत थोड़े समय के लिए। सो जर्नी शॉर्ट जर्नी है, टेम्पररी स्टे को बोल सकते हो आप। हिज सोजोन इन पेरिस लास्टेड 3 months। उसकी जो सोजोन है ना, उसका जो स्टे है, बहुत छोटा सा स्टे जो पेरिस के अंदर है, लास्ट 3 months, लेकिन वो 3 महीने तक रुका है। 3 महीने भी इतना बड़ा समय नहीं होता है भाई। स्टे करना, विजिट करना, स्टॉप ओवर, ठीक है, तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखिए, डिपार्चर, एक जगह तो आप रुके हुए हो, सोजोन चाहे थोड़े समय के लिए, लेकिन दूसरी तरफ डिपार्चर कर गए हो, माइग्रेशन हुआ है, और परमानेंट स्टे है, परमानेंट स्टे है, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सारी वोकैब समझ में आई होगी। पूरा वोकैब का पोर्शन कवर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ, एडिटोरियल एनालिसिस। अगर वोकैब अच्छी लगी है, आपको लगता है कि एग्जाम ओरिएंटेड ही है कंटेंट, और मेरे से पढ़ाने का तरीका अच्छा है, समझ में आता है सारी चीज़ें, तो अभी जितने बच्चे देख रहे हैं, अभी के अभी सारे के सारे वीडियो को लाइक करेंगे। एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे एडिटोरियल को और एनालाइज करेंगे, जिससे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और फिर आप एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज को बहुत इजीली टैकल कर सकते हो, ठीक है। डेली पढ़ा करो, कुछ नहीं घबराना, किसी भी पैसेज से घबराना नहीं है, चाहे मुश्किल है या हल्का है। मुश्किल तो हमारा दिमाग खुद बना रहा होता है चीज़ों को, जबकि पढ़ लेंगे तो फिर वो आसान ही हो जाएगा। ग्रेइंग विद ग्रेस, ग्रे हो रहा है विद ग्रेस मतलब क्या, बूढ़ा हो रहा है। ऑन द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, तो उसके आधार पर हमारा देश क्या हो रहा है, यहाँ पर बूढ़ा हो रहा है हमारा देश, उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। चेंजिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स रिक्वायर अ पॉलिसी रीओरिएंटेशन फॉर गवर्नमेंट्स। चेंज होना, क्या चीज़ चेंज होना, चेंजिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स रिक्वायर अ पॉलिसी रीओरिएंटेशन फॉर गवर्नमेंट। पॉपुलेशन की डायनामिक्स चेंज हो रही है, नए आयाम जुड़ रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर। पहले हमारा देश काफ़ी यूथ हुआ करता था, अब क्या है, जो व्यक्ति हैं वो थोड़े थोड़े बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में रिक्वायर करेगा, ज़रूरत पड़ेगी एक पॉलिसी रीओरिएंटेशन की, एक पॉलिसी को कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इफ़ देयर वॉज एनी डाउट अबाउट इंडिया गोइंग थ्रू द थ्रोज ऑफ अ डेमोग्राफिक चेंज,
Confirmation came with the sample registration system SRS statistical report indicating a fall in the country's crude birth rate CBR and total fertility rate. If there was any doubt about India going through the throes of a demographic change, अगर कोई डाउट था कि भाई जो इंडिया है ना वो एक ऐसी थ्रोस से, ऐसी पीड़ा से गुजर रहा है कि भाई यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, पॉपुलेशन का चेंज होगा, कंफर्मेशन आ गई है। विद द सैम्पल रजिस्ट्रेशन SRS स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट आई, उसमें कंफर्म हो गई चीज़ें कि हाँ भाई हम बूढ़े हो रहे हैं। इंडिकेटिंग, और क्या इंडिकेट कर रही है वो रिपोर्ट, अ फॉल इन कंट्रीज क्रूड बर्थ रेट। इंडिया की जो कंट्री है, इंडिया जो देश है, वहाँ की क्रूड बर्थ रेट है वो कम हो रही है, एंड टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो भी कम हो रही है। एज पर द SRS डाटा फॉर 2023, SRS डाटा है 2023 का, उसके अकॉर्डिंग इंडियाज CBR, इंडिया का जो क्रूड बर्थ रेट है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एनुअल लाइव बर्थ्स इन अ पॉपुलेशन पर 1000 पीपल हैड डिक्लाइन टू 18.4। CBR हमारा जो क्रूड बर्थ रेट है, पहले क्या है, एक नंबर ऑफ एनुअल बर्थ्स, एक साल में कितने बर्थ्स हुए पॉपुलेशन के अंदर, उसको बोलते हैं पर 1000 पीपल पे, उसको बोलते हैं CBR। वो डिक्लाइन कर रहा है 18.4% रह गया, एक ड्रॉप हुई है 19.1% की इन 2022। एक ड्रॉप आया है, पहले क्या था 19.1% होता था 2022 में, अभी कितना हो गया है 18.4 हो गया है, तो लगभग 1% के आसपास घट रहा है। द कंट्रीज TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, हैड ऑल्सो फॉलन टू 1.9, और क्या ये भी कितना हो गया 1.9 की तरफ घट गया, आफ्टर होवरिंग एट 2.0 इन 2021 एंड 2022। 21-22 में ये 2% होता था, आज 0.1% ये भी घट गया। द TFR इंडिकेट्स द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन विल हैव इन हर लाइफ टाइम टू रिप्लेस दैट जनरेशन, एंड अ TFR ऑफ 2.1 बर्थ्स पर वुमन इज कंसिडर्ड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, ट्रांसलेटिंग टू अ स्टेबल पॉपुलेशन ओवर टाइम। कह रहे कि भाई जो TFR है ना वो क्या इंडिकेट करता है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन विल हैव इन हर लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में एक वुमन कितने बच्चे कर सकती है, वो चीज़ को बोलते हैं TFR, टू रिप्लेस दैट जनरेशन, जिससे कि वो जनरेशन को रिप्लेस करे, अगली जनरेशन आए। एंड अ TFR ऑफ 2.1 बर्ड्स पर वुमन, अगर एक 2.1 बर्ड्स पर वुमन का एक TFR होता है तो इसको एक रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी माना जाता है, एक ठीक ठाक बर्थ की एबिलिटी माना जाता है। ट्रांसलेटिंग टू अ स्टेबल पॉपुलेशन ओवर टाइम, और इससे बताया जाता है कि भाई पॉपुलेशन ठीक रहेगी अगर एक महिला 2.1 के उसमें रेशियो में उसको बर्थ दे सकती है बच्चों को, मतलब 2 के आसपास, एक महिला अगर 2 बच्चों को जन्म दे सकती है तो वो वाली सिचुएशन एक ठीक सिचुएशन को माना जाता है। एनी फिगर ओवर 2.1 सजेस्ट अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, while rates below 2.1 signify a clear trend toward population decline and aging। अब क्या कह रहे हैं कि कोई भी फिगर, एनी फिगर ओवर 2.1 से ओवर कोई भी फिगर है, अब वो क्या सजेस्ट करती है कि भाई एक ग्रोइंग पॉपुलेशन होगी। अगर कोई महिला 2 की जगह 3 बच्चे करेगी तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा, लेकिन अगर 2.1 से नीचे आएगा तो मतलब बच्चे घटेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ट्रेंड आएगा कि पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, और जब पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, नए बच्चे नहीं आएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं एजिंग बढ़ेगी, बुढ़ापा देश में बढ़ेगा। ऑफ कोर्स एज यूजुअल फॉर अ कंट्री ऑफ दिस साइज एंड डाइवर्सिटी देयर वर वास्ट रीजनल डिफरेंसेस। हाँ बिल्कुल सही बात है, एज यूजुअल फॉर अ कंट्री लाइक ऑफ दिस साइज, इस साइज की कंट्री जैसा हमारा देश इतना बड़ा विशाल, एंड डाइवर्सिटी, और बहुत डाइवर्सिटी है। देयर वर वास्ट रीजनल डिफरेंस, बहुत सारे वास्ट रीजनल डिफरेंस यहाँ पर थे। द हाइएस्ट CBR वॉज इन बिहार एट 25.8, बिहार में सबसे ज़्यादा CBR था 25.8 का, एंड द लोवेस्ट वॉज इन तमिलनाडु में 12 का CBR था। ठीक है, बिहार ऑल्सो रिपोर्टेड द हाइएस्ट TFR 2.8 एंड दिल्ली द लोवेस्ट 1.2। बिहार के अंदर हाईएस्ट TFR था, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.8 था, और दिल्ली के अंदर सबसे कम 1.2 था। 18 states and union territories had a TFR below the replacement level, and all states reporting higher than replacement level TFR were in northern India, Bihar, Uttar Pradesh, MP, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। कह रहे हैं कि भाई 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैड अ TFR बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब 2.1 से नीचे है इनका 18 राज्यों का और यूनियन टेरिटरीज का। एंड ऑल स्टेट्स रिपोर्टिंग हायर रिप्लेसमेंट लेवल
वर इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा TFR माना जाता है, टोटल फर्टिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है। कहाँ पर? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, MP में, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ में। फॉलोइंग दिल्ली, दिल्ली को देखते हुए वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र टू हैव अ TFR बिलो 2.0। दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ रही है कि भाई वहाँ का TFR कम हो रहा है, 2.0% से भी नीचे जा रहा है। सिमल्टेनियसली उसी समय पर एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच ए डेमोग्राफिक शिफ्ट, SRS डाटा जो आया था ये इंडिकेट करता है कि भाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल अबव 60 रोज बाय 0.7% पॉइंट्स अ ईयर टू 9.7% ऑफ द पॉपुलेशन। कह रहे कि भाई इसी समय पर क्या हो रहा है कि एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच, अब ये जो शिफ्ट हो रही है, ये जो SRS का डाटा है तो उसमें उम्मीद तो यही जताई जाएगी भाई क्या होगा, इंडिकेट करता है प्रोपोर्शन को, एक ऐसे हिस्से को लोगों के जो 60 अबव 60 रोज बाय 0.7%, 60 साल से ऊपर की जो पब्लिक है ना वो 0.7% से बढ़ जाएगी इन ईयर टू 9.7%। तो एक साल में 9.7% के आसपास लोग 60 से ऊपर टर्न कर जाएंगे पॉपुलेशन के अंदर पूरी में। केरला हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन एट 15%, while Assam, Delhi and Jharkhand reported the lowest proportion of their population over 60 years। केरला के अंदर सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, एल्डरली पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोपोर्शन है, 15% लोग केरला के अंदर बूढ़े हैं। आसाम, दिल्ली और झारखंड इनके अंदर लोवेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन 60 से ऊपर सबसे कम लोग हैं, क्योंकि दिल्ली में तो वैसे भी ज़्यादातर यूथ ही लोग पहुँचते हैं, तो बुढ़ापे वाले लोग तो दिल्ली से पलायन करके अपने होम टाउन निकल जाते हैं। It will be foolhardy to look away from the writing on the wall। It will be foolhardy, ये क्या होगा, एक मूर्खतापूर्ण चीज़ है। To look away from the writing on the wall, केवल दीवारों पर लिखने से कुछ नहीं होता है, एक्शन तो ग्राउंड लेवल पर ही करने पड़ते हैं। As the most populous nation, home to over 1.46 billion people, the current declining trend will admittedly take several years to have an impact on the population। As the most populous nation, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला नेशन है हमारा देश है। होम है या मतलब घर है किनका, 1.46 बिलियन पीपल का, 146 करोड़ लोगों का ये घर है। द करंट डिक्लाइनिंग ट्रेंड, ये जो करंट डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ रहा है, विल एडमिटली टेक सेवरल ईयर्स टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन। हाँ, समझ में आता है कि भाई ये कई साल लग जाएंगे इसमें भी इम्पैक्ट पॉपुलेशन के अंदर आने में, लेकिन फिर भी हमको तो भाई पहले से ही तैयार रहना चाहिए। However, there is no doubt that the nation, having at least theoretically prepared for more all these years, should now prepare for a lifetime future while continuing to leverage the demographic dividend it still possesses thanks to a relatively young workforce। लेकिन यहाँ पर कोई डाउट वाली बात नहीं है कि जो दैट द नेशन, जो नेशन है, हैविंग एटलीस्ट थियोरेटिकली प्रिपेयर फॉर मोर ऑल दिस ईयर्स, अगर हम लगातार तैयार करते रहे आगे आने वाले समय के लिए, शुड नाउ प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। अभी क्या था, हम इन सालों में तैयारी कर रहे थे केवल इन सालों की, लेकिन अभी हमें फ्यूचर के लिए भी एक डिफरेंट फ्यूचर के लिए तैयार करना पड़ेगा। कंटिन्यू करेंगे लेवरेज करना, फ़ायदा उठाना डेमोग्राफिक डिविडेंड का, इट स्टिल पजेस, क्योंकि देश के अंदर अभी भी एक अच्छा खासा डेमोग्राफिक डिविडेंड अवेलेबल है, थैंक्स टू अ रिलेटिवली यंग वर्कफोर्स, क्योंकि यहाँ पर यंग वर्कफोर्स आज भी काफ़ी है। आ ग्रेइंग नेशन, एक बूढ़ा होता हुआ देश, विल नाउ विद इट्स ओन, ग्रेइंग का मतलब पता क्यों है, ग्रे का मतलब जैसे आपके बाल सफ़ेद हो रहे तो आप उसको ये नहीं कहेंगे मेरे बाल वाइट हो रहे, नहीं, ग्रे बोलते हैं, क्योंकि क्या ब्लैक और वाइट मिलकर के वो ग्रे का शेप लेता है, तो इसलिए ग्रेइंग का मतलब बूढ़ापे से संबंधित है। अ ग्रेइंग नेशन, एक बूढ़ा होता हुआ देश, विल नाउ कम विद इट्स will come with its own attendant concerns and needs, financial universal access for reduced mobility, physical and mental healthcare facilities and social support services। कह रहा है कि बूढ़ा हुआ देश will come with its own attendant concern, इसकी अपनी चिंताएं बढ़ेंगी, अपनी ज़रूरतें रहेंगी, फाइनेंशियल दिक्कतें रहेंगी, यूनिवर्सल एक्सेस टू फॉर रिड्यूस्ड मोबिलिटी मतलब चीज़ें उस तरीके से मोबिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बूढ़े लोग वर्क वगैरह कम ही कर पाते हैं। फिजिकल और मेंटल हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ पे कहीं ना कहीं जोर पड़ेगा, और सोशल सपोर्ट सर्विस पर भी बहुत बड़ा स्ट्रेन यहाँ पर रहने वाला है। अ यंग नेशन, एक जवान देश, आफ्टर ऑल विल रिक्वायर अ मैसिव रीअलाइनमेंट टू बी रेडी टू सर्व द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द एल्डरली। एक जवान देश जो आज है, आफ्टर ऑल will require a massive realignment to be ready to serve the needs of growing population of the elderly। जितने growing population of elderly लोग बढ़ रही है, हमारे देश को रीअलाइनमेंट करने के लिए बहुत बड़ा लेवल पर अपनी पॉलिसी में रीअलाइनमेंट करने के लिए, चेंज लाने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। ये आज का एडिटोरियल था।
एडिटोरियल काफ़ी अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला, पता लगा कि हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है। टोन थी एनालिटिकल, डाटा को एनालाइज किया गया है बहुत डिटेल में, और क्वेश्चनरी था, चौकन्ना भी कर रहा है हमको, चेतावनी भी दे रहा है कि हमारे देश को कहीं ना कहीं रीअलाइनमेंट करना चाहिए, पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं आगे। According to the SRS Statistical Report 2023, India's total fertility rate (TFR) declined to 1.9. What does this imply? 2023 की जो SRS रिपोर्ट आई, इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट TFR वो 1.9% हो गई। इससे क्या सामने आता है? इंडिया की पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली इन द नेक्स्ट डिकेड। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ है तो फिर ग्रो तो नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं है, काटिएगा, पहला ऑप्शन तो कट ही जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया इज नाउ बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट। इंडिया कहाँ है? बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, हाँ 1.9 को बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है, क्योंकि वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा जनरेशन को, 2.1 की ही चाहिए। इंडिया हैज अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन 2.1 नहीं, ये तो कमज़ोर हो रहा है, पहले था अब कम हो रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग ऑलरेडी, नहीं, काटो इसका, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है आपका। इंडिया इज नाउ बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। Which of the following regions reported the highest TFR as per editorial? एडिटोरियल के अकॉर्डिंग इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो TFR है वो किस देश में है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर दिल्ली? बिहार में है सबसे ज़्यादा TFR, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कहाँ पर है? बिहार में। ऊपर आया था एडिटोरियल में, मुझे याद है इसलिए मैं लगा देता हूँ, आप देख लेना बैक करके इसको, या फिर PDF से चेक कर लेना, बिहार के अंदर ही। और सबसे कम किस में? दिल्ली में। दिल्ली में सबसे कम, दिल्ली में था या फिर तमिलनाडु, उसमें था शायद, केरला में या दिल्ली में, इनमें से किसी एक में था। कम, दिल्ली में भी कम तो था ही, ठीक है, और ऊपर से देख लेना। लेकिन जो असली क्वेश्चन है वो ये है कि हाईएस्ट किस में है, तो हाईएस्ट बता दिया हमने, बिहार के अंदर हाईएस्ट है। नेक्स्ट, द आर्टिकल सजेस्ट दैट अ यंग नेशन, आर्टिकल ये सजेस्ट करता है कि एक यंग नेशन मस्ट प्रिपेयर फॉर ए ग्रेइंग नेशन, एक ग्रेइंग नेशन के लिए, बूढ़े होते हुए देश के लिए एक यंग नेशन को प्रिपेयर करना चाहिए। व्हाट डज दिस मीन इन द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट में क्या इसका मतलब है? द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज बर्थ रेट टू बैलेंस एजिंग, एजिंग को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट को बर्थ रेट बढ़ा देना चाहिए। गवर्नमेंट कैसे बढ़ा देगी बर्थ रेट? अगर TFR ही कम है, फर्टिलिटी नहीं है, तो फिर कैसे बढ़ जाएगा? काटो। इंडियाज एल्डरली पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड रिक्वायर्स पॉलिसी फोकस, हाँ एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसमें पॉलिसी फोकस की ज़रूरत है, ये तो हो सकता है आंसर। माइग्रेशन विल कॉज अ राइज इन ओल्डर पॉपुलेशन ग्रुप, देखो माइग्रेशन का कोई जिक्र नहीं आया, काटो। इंडियाज यूथ पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग शार्पली एंड नीड्स अर्जेंट अटेंशन, इंडिया की यूथ पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है शार्पली एंड नीड्स अर्जेंट अटेंशन, और उसमें ज़रूरत है बहुत अटेंशन की। अब पूछ रहा है आर्टिकल क्या सजेस्ट कर रहा है? यंग नेशन को प्रिपेयर करना चाहिए ग्रे नेशन के लिए। इस बात से संबंधित ये है कि भाई साहब, जो इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन है ना वो बढ़ रही है, एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसमें ज़रूरत है पॉलिसी फोकस की। यूथ की पॉपुलेशन घट रही है, डायरेक्ट इसको मत समझिए, एल्डरली बढ़ रहे हैं, ये एडिटोरियल में आपको बताया, बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। ग्रामर एमसीक्यूज, एरर डिटेक्शन, आइडेंटिफाई करना है सेगमेंट जिसमें एरर है, और एरर में आपको बता रखा है, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ एरर आएगा वहीं पर स्पॉट करेंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल ओवर 60 हैव रिजन बाई 0.7 परसेंटेज पॉइंट्स इन अ ईयर टू 9.7% ऑफ द पॉपुलेशन। प्रोपोर्शन है लोगों का अबव 60। अब देखो प्रोपोर्शन क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, यहाँ पर हैव क्या कर रहा है? हैज़ आना चाहिए। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल अबव 60, 60 साल से ऊपर का जो लोगों का प्रोपोर्शन है, जो हिस्सा है, हैज़ रिजन, वो बढ़ रहा है 0.7% से, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हैव की जगह पर हैज़ आएगा। हैव रिजन बाई 0.7%, तो फोर्थ का बी ऑप्शन में एरर है, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फिलर का क्वेश्चन है, एज इंडियाज फर्टिलिटी रेट फॉल्स बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, इट विल डैश न्यू चैलेंज इन द डोमेन्स ऑफ हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। विल आया है और विल के साथ में मैंने बता रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनकाउंटर, एनकाउंटरिंग आएगा नहीं क्योंकि विल बी के साथ में ING आता है, थर्ड फॉर्म आती नहीं है, एनकाउंटर्स होगा नहीं क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का काम है, तो ए ऑप्शन ही बचा, वही आपका करेक्ट आंसर है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा, इंप्रूवमेंट करना है। द गवर्नमेंट मस्ट रीअलाइन पॉलिसीज टू केटर्स द नीड्स ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन। गवर्नमेंट मस्ट रीअलाइन पॉलिसीज, गवर्नमेंट को रीअलाइन करना चाहिए पॉलिसीज को, टू केटर्स, ये गड़बड़, टू केटर्स नहीं होता है, एस इसमें नहीं लगेगा, टू केटर होगा,
टू केटर द नीड्स, ए ऑप्शन ही करेक्ट है सिक्स्थ का, ए ऑप्शन ही करेक्ट नहीं, टू केटर द नीड्स, टू केटर टू द, टू केटर द नीड्स, टू केटर टू द नीड्स, ये तो सेम ही कर दिया यार दोनों का, टू केटर द नीड्स, ठीक है। नहीं केटर के साथ टू आएगा भाई, काटो ए ऑप्शन काटो, सी लगाओ, टू केटर टू द नीड्स, ठीक है, टू केटर टू द नीड्स ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन, जिससे कि केटर टू का मतलब होता है कि ध्यान रखा जाए, नीड्स का किसकी, एजिंग पॉपुलेशन की, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लॉज टेस्ट करिएगा भाई, क्लॉज टेस्ट को पढ़ें ध्यान से, एक बार आप पढ़ लीजिए फिर मैं कराऊंगा, चलिए जल्दी से पढ़िएगा इसको। पढ़िएगा भाई, जल्दी पढ़िएगा इसको स्पीड में, फिर मैं पढ़ाता हूँ। चलिए आप पॉज करके पढ़ लेना वरना क्लास लंबी हो जाएगी, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। इंडियाज डेमोग्राफिक शिफ्ट indicates that while it still enjoys a youthful workforce, the rising population of elderly citizens will demand a dash transformation in policy. इंडिया की डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रही है, इंडिकेट करती है कि भाई अभी भी इंडिया के पास काफ़ी यूथफुल वर्कफोर्स है, लेकिन राइजिंग पॉपुलेशन जो है एल्डरली सिटीजन्स का वो डिमांड करेगा, उसके अंदर ज़रूरत रहेगी किस चीज़ की, एक मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन की, फंडामेंटल, टेम्परेरी या फिर सुपरफिशियल। मार्जिनल मतलब बहुत हल्की सी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, नहीं, एक सुपरफिशियल बहुत बनावटी ट्रांसफॉर्मेशन से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। टेम्परेरी चाहिए, अभी कर दो बस 4 साल के लिए फिर बंद कर दो, नहीं, लगातार चाहिए। फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, एक बेसिक ज़रूरत है पॉलिसी के अंदर कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन करना ही पड़ेगा। दिस इंक्लूड्स एंश्योरिंग हेल्थ केयर, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या आएगा, हेल्थ केयर आएगा, सोशल सिक्योरिटी आएगा, और अर्बन प्लानिंग दैट आर डैश टू द चैलेंज ऑफ रिड्यूस्ड मोबिलिटी एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। जो क्या है, इरेलीवेंट है, फालतू की बात है। अच्छा ये चीज़ें इनको इंश्योर करना कि भाई हम इनको बढ़ाएंगे, इनमें चेंज लाएंगे, हेल्थ केयर में, सोशल सिक्योरिटी में और अर्बन प्लानिंग में। इरेलीवेंट तो नहीं है, इंडिफरेंट तो नहीं है, हॉस्टाइल तो दुश्मनी को बोलते हैं, एडिक्वेट हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए, चैलेंजेस के लिए, कौन से, सोशल सिक्योरिटी, अर्बन प्लानिंग और हेल्थ केयर के लिए, तो रिड्यूस, जिससे कि मोबिलिटी और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जो बढ़ रही है उसको टैकल किया जा सके, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग फॉर एन एजिंग नेशन, एक एजिंग नेशन, एक बूढ़े होते हुए देश के लिए प्रिपेयर करना इज़ नॉट ऑप्शनल, ये ऑप्शनल नहीं है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको बदल सकें, हम बूढ़े हो रहे हैं तो हो रहे हैं, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। बट जब इंसान के पास ही बूढ़ा होने की कोई चॉइस नहीं है तो देश के पास कैसे हो सकती है। प्रिपेयरिंग फॉर एन एजिंग नेशन इज़ नॉट ऑप्शनल बट डैश फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, प्रिपेयर करना एजिंग नेशन के लिए ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है तो चॉइस तो कट जाएगा। बट तो बट ऑप्शंस के बाद बट आया है तो ऑप्शनल के अलावा अपोजिट ही आएगा, तो ऑप्शनल के साथ चॉइस तो नहीं आ सकता। एक लग्जरी नहीं है, ये लग्जरी थोड़ी है, डाइवर्जन नहीं है, ये एक कंपल्सन है, ये एक मजबूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। बूढ़ा होना ये कंपल्सन नहीं है, हमारी मजबूरी है कि हमें बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा, एक सस्टेनेबल ग्रोथ तो हो, तो लेकिन क्या है कि हमको अपनी पॉलिसी चेंज कर देनी पड़ेगी, तो ये कंपल्सन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। PQRS पढ़ो भाई इसको जल्दी से, रीअरेंज करना है फॉलोइंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस। कोहेरेंट का मतलब होता है मीनिंगफुल, एक मीनिंगफुल सेंटेंस में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। पूरा 4 सेंटेंस हैं, चारों पे पैराग्राफ में बनाएंगे। इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू लेवरेज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ फ्यूचर विद एन एजिंग पॉपुलेशन। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स नीड अर्जेंट स्ट्रेंथनिंग अलॉन्ग साइड हेल्थ केयर एंड मोबिलिटी सपोर्ट। बताइए भाई, PQRS, QRSP, QPRS या फिर PRSQ। देखो, इंडिया मस्ट कंटिन्यू, इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए टू लेवरेज करने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए अपनी डिविडेंड का, डेमोग्राफिक डिविडेंड का, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर ए फ्यूचर। तो वाइल वाला जो सेंटेंस है ना, इसको पहले रखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सेंटेंस में क्या है कि थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर ए फ्यूचर, एक फ्यूचर के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं विद एन एजिंग पॉपुलेशन, यहाँ पर फिर कॉमा इसके साथ में आगे जुड़ेगा इंडिया वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पर फिर कॉमा के साथ जुड़ेगा इंडिया। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर ए फ्यूचर विद एन एजिंग पॉपुलेशन, जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक एजिंग पॉपुलेशन के लिए, इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू लेवरेज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया को करना चाहिए कंटिन्यू लेवरेज करना, लाभ उठाना अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का। 2 ऑप्शन समझ में आ गए, क्यू के बाद पी कहाँ पर आ रहा है, एक में ही आ रहा है, QPRS, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नीड्स अर्जेंट स्ट्रेंथनिंग, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, अर्जेंटली स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, अलॉन्ग साइड हेल्थ केयर एंड मोबिलिटी सपोर्ट, और इसके साथ में सोशल सिक्योरिटी के साथ में क्या, किस चीज़ को, हेल्थ केयर को भी और मोबिलिटी को भी। तो R के साथ S जुड़ रहा है और Q के साथ P जुड़ रहा है,
तो QPRS इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर ऑप्शन QPRS नहीं होता तो PQRS भी सही हो जाता, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या है, पहले वाइल वाली क्लोज को जोड़िएगा, उसके साथ में फिर इंडिया मस्ट कंटिन्यू। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर QPRS ऑप्शन नहीं होता तो हमारा PQRS आंसर सबसे सटीक बैठता। ठीक है, पहले फिर इंडिया वाली बात को रखते, वाइल प्रिपेयरिंग को बाद में रख सकते थे। अगर नहीं होता तो, अगर है तो फिर हम इसको ही चूज़ करेंगे। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आंसर की यहाँ पर है, PDF से मिल जाएगी, और PDF सभी बच्चों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF डेली अवेलेबल हो जाती है। ऑलराइट, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो क्या, प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs, इसको करते हैं। और इसको करने के बाद जितना आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है आज, सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली रट जाएगा, दिमाग में एकदम छप जाएगा। द फॉलोइंग बाय देयर थ्रोस। थ्रोस का मतलब होता है कष्ट, दुख, ग्रेट कंफर्ट नहीं, इंटेंस स्ट्रगल और पेन। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, लैंड ऑफ पंजाब इज फेमस फॉर इट्स फर्टिलिटी। फर्टिलिटी के लिए पंजाब की जो लैंड है वो फेमस है। विच इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम, इसमें से क्लोजेस्ट, फर्टिलिटी का पूछ रहे हैं। बैरननेस तो बंजरपन है, प्रोडक्टिविटी हो सकता है, स्टेरिलिटी तो बांझपन को भी बोलते हैं, एम्प्टीनेस ये भी नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी का मतलब ही होता है फर्टिलिटी। नेक्स्ट, इफ़ ए ड्रोन इज होवरिंग, अगर कोई ड्रोन होवर कर रहा है मतलब आसमान में मंडरा रहा है, लैंड कर चुका है इमीडिएटली नहीं, फ्लाई अवे स्विफ्टली नहीं, डिगिंग इन टू द ग्राउंड नहीं, रिमेनिंग सस्पेंडेड इन द एयर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सस्पेंड है एयर के अंदर, वहीं पर लटका हुआ है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वर्ड है एजिंग, इसका अपोजिट पूछा। एजिंग का मतलब तो अभी बूढ़ा होने को बोलते हैं। सेनेसेंस तो इसका सिनोनिम हो गया, काटो। मैच्योरिटी, लॉन्गेविटी, तीनों का मतलब हो जाता है इसका सिनोनिम। यूथ, यूथ, यूथ जो है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। एजिंग बुढ़ापा, यूथ जवानी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ट्रेन्स अराइव डैश एट द प्लेटफॉर्म। दोनों ट्रेन्स आई हैं प्लेटफॉर्म पर। दो ट्रेन आई हैं तो मतलब एक साथ आई होंगी, सीक्वेंशली तो नहीं है। सिमल्टेनियसली मतलब उसी समय पर, ऑल टुगेदर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सोल्जर रनिंग इनटू एनिमी फायर विदाउट प्रोटेक्शन। सोल्जर है, एनिमी की तरफ बढ़ गया बिना किसी प्रोटेक्शन के, उसको क्या बोलेंगे? कोई सोल्जर अगर एनिमी की सीमा में बिना किसी सुरक्षा के, प्रोटेक्शन के चला जाएगा तो पागल है, बुद्धू है, डिलीजेंट तो नहीं है, फूल हार्डी है। बहादुरी तो दिखा रहा है लेकिन गलत तरीके से दिखा रहा है, मूर्खतापूर्व दिखा रहा है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मार दिया जाएगा वहाँ पर तो। विच वर्ड मीन्स इन्फ्लुएंस और पावर टू अचीव समथिंग। किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, पावर करना, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंस या पावर टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए इन्फ्लुएंस दिखाना, पावर दिखाना, उसको क्या बोलते हैं? लेवरेज, मैसिव, वेगाबॉन्ड, एक्रोबैट। लेवरेज होता है, लेवरेज होता है। मैसिव तो बहुत बड़ा होता है, वेगाबॉन्ड होता है घूमने वाला, घुमक्कड़, एक्रोबैट होता है नट। डी ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन कटेंगे, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजेज मैसिव। मैसिव तो बहुत बड़ा है। शी गेव मी ए मैसिव स्माइल वेइंग 10 kg। 10 kg का वजन तोल रही है और फिर मुझे एक वे कर रही है मैसिव स्माइल, नहीं कटो। कंपनी ने सफ़र करा एक मैसिव लॉस लास्ट ईयर। हाँ हो सकता है, कंपनी तो क्योंकि बड़ा ही लॉस सफ़र करेगी ना, काफ़ी बड़ी होती है उसकी कैपिटल। द पेपर वॉज मैसिव एंड वेटलेस। पेपर अगर वेटलेस है तो फिर मैसिव कैसे हो गया? काटो। ही बॉट अ मैसिव विस्पर। विस्पर तो बहुत हल्के से होता है ना, काटो इसको भी। नहीं, ए नहीं, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी। ठीक है, बी ऑप्शन, उसने एक मैसिव लॉस झेला है कंपनी ने। द वर्कर्स डिसाइडेड टू डिफाई द न्यू रूल्स। वर्कर्स ने डिसाइड कराया कि वो डिफाई करेंगे नए रूल्स को, मतलब कि उसका विरोध करेंगे। ओबे तो नहीं करेंगे, कंप्लाई भी नहीं करेंगे, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, चैलेंज करेंगे उसको। तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, चैलेंज यानी कि डिफाई करना। सक्सेस इम्पॉसिबल है बिना किसी डिलीजेंस के। डिलीजेंस होती है परिश्रम, मेहनत। ठीक है, तो बिना डिलीजेंस के सक्सेस पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से एंटोनियम पूछा है, डिलीजेंस का मतलब होता है मेहनत, तो परसिस्टेंस, हार्डवर्क और डेडिकेशन, ये तीन ऑप्शन कटेंगे क्योंकि इसके सिनोनिम है। नेग्लिजेंस हो जाएगा इसका एंटोनियम, मतलब लापरवाही। विच आर द फॉलोइंग सिचुएशंस बैड सोर्स। बैड सोर्स का मतलब होता है सिनोनिम। एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब होता है जमा हुआ है, जड़े जमाए हुए हैं, एक नया आइडिया डिस्कस हुआ, नहीं। डीपली रूटेड बिलीफ है, हार्ड टू चेंज, उसको बदला नहीं जा सकता। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा 11 का, यही इसका करेक्ट आंसर है। द ईडियम, अब ईडियम के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। विल ओ द विस्प मतलब क्या? मृग तृष्णा, झूठा सपना, एक फॉल्स ऑफ और इल्यूजन। ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया 12 का, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। इफ समवन इज सेटिंग ऑन द फेंस, अगर कोई फेंस पर बैठा है, अगर किसी को फेंस पर बैठा दिया, चिमनी पर बैठा दिया, तो मतलब क्या वहाँ से तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। मेकिंग अ फर्म चॉइस नहीं करेगा। रिमेनिंग अनडिसाइडेड, हाँ ठीक है। वॉच करेगा क्रिकेट मैच को, नहीं। टेक करेगा साइड से, नहीं। रिमेनिंग अनडिसाइडेड, वहाँ पर कोई डिसीजन वो नहीं ले पाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ही नेवर शोज इमोशंस एंड अपीयर्स डिस्टेंट, ना तो इमोशन दिखाता है कभी और दूर रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कोल्ड फिश है वो, तो कोल्ड फिश। कोल्ड फिश मतलब जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, इमोशंस नहीं दिखाता, वो ठंडा होता है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू होल्ड देयर हॉर्सेस। टीचर ने कहा कि बच्चों से कि भाई होल्ड योर हॉर्सेस। तो इसका मतलब क्या, वो क्या कहना चाहती है, क्विकली एक्ट करो नहीं, पेशेंट रहो। पेशेंट, होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है पेशेंट रहना, धैर्य रखना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। शी गॉट सो एक्साइटेड बाय द म्यूजिक दैट शी कम्प्लीटली कैरिड अवे। कैरिड अवे, अब फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। कैरिड अवे का मतलब क्या होता है, फिजिकली टेकन अवे, ओवरकम करेगी इमोशन को। टेकन इनटू कस्टडी, कैरिड ऑन सोल्जर्स, नहीं सोल्जर्स पे भी नहीं आएगा कुछ भी। 16 का फिर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओवरकम विद इमोशन। फिजिकली, देखो फिजिकली नहीं, म्यूजिक सुन रही तो फिजिकली नहीं जाएगी, ओवरकम विद इमोशन, ये ऑप्शन करेक्ट है, इसको काटो। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ओवरकम करेगी इमोशन के साथ में। कैरिड अवे मतलब ओवरकम कर जाना। डिस्पाइट द हैवी रेन, हैवी रेन के बावजूद द प्लेयर्स कैरिड ऑन द मैच। प्लेयर्स ने क्या करा है, कैरी ऑन करा है मैच को, ठीक है जी, मैच को करा है कैरी ऑन। तो मतलब क्या, जारी रखा है, कंटिन्यूड, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। तो इसका 17 का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यू करना। साइंटिस्ट ने कैरी आउट करा मतलब परफॉर्म करा एक नया एक्सपेरिमेंट। प्लान, एग्जीक्यूट, इमेजिन, रोट अबाउट, नहीं, एग्जीक्यूट करने को ही बोलते हैं, कैरी आउट करना, भी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ अ मैन इज चीटिंग ऑन हिज वाइफ, अगर कोई व्यक्ति चीट कर रहा है, कोई मैन है वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हेल्पिंग अस, हेल्प नहीं कर रहा। बीइंग अनफेथफुल, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 का अनफेथफुल हो चुका है वो, बी ऑप्शन है, उस पर भरोसा नहीं करा सकता, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूज ऑफ विस्क, विस्क का करेक्ट मीनिंग पूछ रहा है। ही विस्क द एग्स फॉर द केक, केक के लिए उसने एग को विस्क किया, चलाया, हाँ ये हो सकता है। शी विक द बुक ऑन द सेल्फ, सेल्फ पर बुक को आप हिलाते थोड़ी हो, वो तो सारी बुक गिर जाएंगी ना, काटो। ही विस द रोड केयरफुली, रोड को उसने कैसे हिला दिया होगा। ही दे विस द स्टोन हैवीली, हैवी तरीके से स्टोन को तो भाई हिलाया नहीं जा सकता, काटो, उस तरीके से तो आप नहीं हिला सकते उसको। तो इसका कौन सा, ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, ए ऑप्शन बचेगा, ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक पर्सन है परफॉर्म कर रहा है जिम्नास्टिक फीट्स एट हाइट, हाइट के ऊपर, एक्रो हाइट को बोलते हैं, एक्रोबैट मतलब वहाँ पर वो करतब दिखा रहे हैं, तो एक्रोबैट ही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों में से हम बताएंगे आपको कौन सा आंसर देना है। एक ऐसा पर्सन है, वेगाबॉन्ड किसको बोलोगे, वेगाबॉन्ड कौन होता है, परमानेंटली सेटलर, वेंडर विदाउट होम, रिच लैंडलॉर्ड, या फिर सोशल एक्टिविस्ट। अच्छा इसका मीनिंग मैं बताऊँ या आप ही बता दोगे, दोनों का आप ही बता दो ना यार, 22 का और 23 का दोनों का बता दो, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वेगाबॉन्ड का आपको मीनिंग बताना है कि वेगाबॉन्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा, एक एक्टर है जो फिर हैड ए ब्रीफ सोजोन इन लंदन, लंदन में किसी व्यक्ति के बहुत ब्रीफ सोजोन है, तो सोजोन का मीनिंग बता दीजिए। तो 22 का और 23 का आंसर आप ही मुझे बताएंगे आज, ठीक है, दोनों के आंसर बताएंगे। आज क्वेश्चन थे 10 और यहाँ पर थे 23। आज क्वेश्चन ईजी थे काफ़ी, तो वहाँ पर 8+ मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, ये 10 में से आउट ऑफ 10 आपको 8+ मार्क्स आए होंगे। और इन 23 में से यहाँ पर मॉडरेट लेवल के थे, तो यहाँ पर लगभग आपके 19+ आए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर मुझे होने चाहिए 33 में से कितने आने चाहिए आपके, 18 और 19 और 8 27+। जिस बच्चे के आ रहे हैं उसका स्कोर अच्छा है, लगातार मेहनत करते रहो भाई साहब, आपकी मेहनत ज़रूर एक दिन रंग लाएगी। तो 33 में से अगर 27 आ जाते हैं यार, इतना तो बहुत आसानी से आ सकते हैं। अभी क्या है, बच्चों के स्टार्टिंग में नहीं आते थे, लेकिन अब जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इवन 1-2 मार्क्स कटता है, उससे ज़्यादा नहीं कटते हैं। तो आप मुझे आज अपना स्कोर बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑलराइट बेटा, चलिए आप लगातार मेहनत जारी रखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।